कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करने वालों, ये जान लो ये नया उत्तर प्रदेश है, जहां दंगाइयों की संपत्तियां कुर्क होती हैं, वो बाद में तख्ती डालकर घूमते हैं कि हम सुधर गए। तो इस पे आप क्या? योगी आदित्यनाथ झूठे हैं, इस पे आप ये झूठ मैं कह रहा हूं, झूठे हैं। क्यों बोलता हूं आपको? टेनी, गाड़ी, मंत्री की गाड़ी, बेटा मंत्री का, 4 किसान मर जाते हैं, घर तोड़ा उन्होंने। जाओ तोड़ो, टेनी का घर तोड़ो, बुलडोजर लगाओ। नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ब्राह्मण वोट चाहिए उनको, नहीं तोड़ेंगे। बात आप देखकर करते हैं। अरे टेनी का घर तोड़ो ना जाकर, कौन रोका आपको तोड़ने से? आप मुख्यमंत्री हैं। ये सब दिखावे की बातें हैं सर, इनको भरोसा मत करिए। और सुनिए, सीधी चेतावनी थी। अरे सर देखिए, मैं तूफानों में जिंदगी गुजारता हूं, रोज मुझे धमकियां दी जाती है मारने की, तेरी गर्दन काट देंगे। एक केस नहीं भुगता, मेरे घर पर दिल्ली में जाकर तोड़फोड़ की जाती है। मेरे 40 साल का मेरा काम करने वाला राजू को पीटा जाता है 70 साल के, और मेरे घर के बाजू इलेक्शन कमीशन, मेरे घर के सामने दिल्ली का पुलिस हेडक्वार्टर। आप समझ रहे हैं ना? तो ये तो हमको चेतावनी हमको ही देते हैं। टेनी को दीजिए चेतावनी, बोलेंगे उनके ऊपर कुछ? नहीं बोल सकेंगे। सिर्फ हमको ही डराना चाहते हैं, हम नहीं डरेंगे क्योंकि संविधान के लिहाज से सब बराबर हैं। आप आंखें दिखाएंगे, आप जबान से, कोई डरने की बात नहीं है, देश सबका है। आप मुख्यमंत्री आज हैं, कल नहीं रहेंगे, कल नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो आपने लिखा था ना कि बाबा, बुआ और बबुआ का बाय बाय होने वाला है। बाय बाय होगा। उन्होंने कहा हाय बाय तक ही रहना, इससे ज्यादा नहीं। क्यों, क्या करेंगे? वो लिखा ना नहीं, क्या करेंगे? अरे क्या करें? अरे तुम क्या करोगे? तुमको जनता ने इलेक्ट किया, तुम कोई देश में बादशाही नहीं है, देश में लोकशाही है। बड़े बड़े लोग आए चले गए, मैं भी आऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा, मगर ये डराने की बात, धमकी की बात, एक मुख्यमंत्री रहकर आप डराना चाहते हैं। आप समझ, मेरे पास ताकत है। अरे कौन डरेगा भाई? हम सिवा अल्लाह की से डरने वाले नहीं है। तो मतलब आपकी तकरीरों में वो तलखी ऐसी बरकरार रहेगी? तो आपको देखिए, तलखी नजर आ रही है, सच्चाई नजर आ रही है। अगर आप सच्चाई को नहीं कबूल करना चाह रहे तो आप तलखी कह सकते हैं। ये सच्चाई की बात कर रहा हूं, दलाइल और इंपोरिकल डेटा पे बात कर रहा हूं, संविधान को सामने रखकर बात कर रहा हूं। किसी को तलखी, अगर कोई, क्या तलखी है इसमें? किसी के मजहब के खिलाफ तो नहीं बोला, ना कभी बोलूंगा इंशाल्लाह मैं। नहीं, वो बुलडोजर जब कहते हैं, चले आपकी कॉन्टेक्स्ट तो पॉलिटिकल वो नहीं सही है, वो सच है। लेकिन जब वो बुलडोजर कहते हैं तो वो उनका एक बड़ा चुनावी प्लैंक है कि मैंने कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, मैंने अपराधियों को जेल में डाला है। 2019 का एनसीआरबी का डेटा है कि उत्तर प्रदेश में 5000 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए। वो कहते हैं गंगा नहीं हुआ। अरे एनसीआरबी अमित शाह के अंदर आती ना, मेरे अंदर तो नहीं आती ना। 2019 का डेटा कह रहा हूं, बोल दीजिए झूठा है वो भी। एनसीआरबी का डेटा कह रहा है, बताइए आप उस पर क्या बोलेंगे आप? हाथरस, अच्छा अमित शाह हाथरस से क्यों नहीं शुरू करते कैंपेन अपना? योगी लखीमपुर से शुरू कर देते, बहुत अच्छा होता। और प्रधानमंत्री उन घर पर चले जाते जहां जिन लोगों की लाशें गंगा में तीर रही थी कोविड में। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो जाता। उन्होंने कैराना से किया, जहां पलायन हुआ था। बिल्कुल कैराना से ही करेंगे ना, लखीमपुर खीरी से, हाथरस से, और वो गंगा पर जो लाशें तीर रही थी उन बेबसों की, किसी के मां की, किसी के पिता की, किसी के भाई की, उनके घर को नहीं जाएंगे, वहां से करेंगे। अरे कम से कम रात में अमित शाह चले जाए वो किसानों के पास, 10 बजे से पहले चले जाएं, कैंपेन 10 बजे तक कर सकते। जाकर देखिए किसान क्या कर रहा है, अपनी खेत को बचा रहा है। देश के होम मिनिस्टर जाके बोले आज तू सो जा प्यारे, मैं हिफाजत करूंगा। देख लीजिए सुबह तक क्या होता है। आप कोविड की बात कह रहे थे, वो बार बार ये कहते हैं कि जब कोविड का सबसे बुरा दौर चल रहा था, इनमें से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई था, इनका कोई वर्कर था? सरकार आपकी है, मेरी है। वो कह रहे हम तो थे। अरे कहां थे? झूठ बोल रहे हैं। अगर आप होते तो लाखों लोग नहीं मरते उत्तर प्रदेश में, हजारों लोगों की लाशें पानी पर नहीं तीरती, ऑक्सीजन के लिए कोई शीशा सिकक कर नहीं मरता, दवाओं के लिए कोई तड़पता नहीं। आप तो थे ही नहीं ना। आप तो यतीम और लाचार, और लोगों को बोलेगा भैया अब आप राम भरोसे। ये मैंने नहीं कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये बेंच से ऑब्जर्वेशन है। अगर हम कहते तो बोले आप राजनीति कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन है, आप तो नजर ही नहीं है कहीं पर। हमारे सहयोगी पवन, उनके पास एक सवाल है। ओवैसी साहब, आप अक्सर बात करते हैं कि इतने % मुसलमानों की हालत यह है, इतने % मुसलमानों की हालत यह है। जब कोई पार्टी एक इलाके से निकल के बाकी इलाके में जाती है तो एविडेंस देती है, तो आपकी बातों में मुसलमान तो सुनाई देता है, लेकिन हैदराबाद में आपने एजुकेशन को लेके क्या किया? अरविंद केजरीवाल अगर पंजाब जाते हैं तो बोलते मैंने दिल्ली में ये बिजली फ्री की, पानी फ्री किया। आप सिर्फ मुसलमान के आसपास, अगर वो हिंदू कर रहे हैं तो क्या आप मुसलमान कर रहे हैं? नहीं, आपका शुक्रिया कि आप मुझे तेलंगाना का मुख्यमंत्री समझते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपकी सोच, आपकी दिमाग की मैं सलाम करता हूं। अब सुनिए, नहीं मुख्यमंत्री के दोस्त तो है। हाँ नहीं, सुनिए सर आपका, अरे सुन तो, देखिए आप यहाँ जाइए, बहस कर लीजिए, आ जाइए आप बीजेपी के पैनल में आ जाइए। आप सुनिए, हम आपसे क्या कह रहे हैं? मैं आपने मुझे बीजेपी नहीं, आपको बीच में आ जाने के लिए कह रहा हूं, यहां पर है ही नहीं ना। आप सुनिए, अब आप सुनिए हमने क्या किया। हमने तेलंगाना के हमारे चीफ मिनिस्टर से मिलकर, उनसे बात करके, रिप्रेजेंट करके, देश में किसी भी स्टेट में यह काम नहीं हुआ जो हमने किया। 6th क्लास से 12th क्लास तक तेलंगाना में हमने रेजिडेंशियल स्कूल खुलवाए सरकार के,
जहां पर बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना, कपड़ा सब फ्री है और बेहतरीन स्कूल है। 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। आप अपने इंडिया टीवी के करस्पॉन्डेंट को, राघवन को बेंगलुरु से भिजाइए मेरे साथ, मैं दिखा दूंगा, 60,000 गिना दूंगा। हमने क्या किया बताता हूं आपको। हमने 1984 में जब एनटी रामाराव हटे और हमारी ताईद को भास्करराव ने हासिल किया तो हमने कहा पैसे मत दीजिए, हमको आर्टिकल 30 संविधान के तहत मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने दीजिए। हमने आज मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोला वहां पर एमबीए, एमसीए, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ फार्मेसी, और हर साल हम लोग जो तेलंगाना के गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं उसमें हम लोग करीब 2000 ऑल इन वन किट देते हैं, उनकी एसएससी की एग्जाम की फीस देते हैं, जो बच्चे अच्छा पास होते हैं उनको कैश अवार्ड देते हैं। ये काम है सर, आप सिर्फ तल्ख गुफ्तगू को मत दिखिए। कभी आइए हैदराबाद को, हम आपको अपना मेहमान बनाएंगे और देख लीजिए, उसके बाद ये जो भी सवाल करना करिए आप। अरे हम बताते हैं ना, मगर आपको जो टीआरपी के लिहाज से जो अच्छा नजर आता है वही उठा लेते हैं आप लोग, तो उसमें ही क्या कर सकता हूं। नहीं, हैदराबाद में आपने आपके परिवार ने, आपकी पार्टी ने काफी काम किया है, ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक शिकायत एक जाने माने शख्स, मैं यहां है नहीं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा, एक मुस्लिम स्कॉलर है, उन्होंने कहा ओवैसी साहब ने सीए की इतनी बात की, हर जगह जाकर, दिल्ली में की, यूपी में की, सब जगह की, लेकिन हैदराबाद में एक प्रोटेस्ट ओवैसी साहब ने लीड किया उस सीए के खिलाफ। अरे बिल्कुल अहमक है, इन्हें देखते नहीं है, आंख के अंधे हैं और कट्टर समाजवादी होंगे क्योंकि आंख पर पड़ जाता है लोगों के, वही होंगे। भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, अरे क्यों कुर्बान करेंगे है? हमने मुशायरा कराया, 40,000 लोग थे सीरे में, जिसमें हमारे राहत इंदौरी साहब का, बल्कि उनके इंतकाल से पहले बीमारी की हालत में राहत इंदौरी आए, मंजर भोपाली आए, वो जो आमिर लड़का था जिसने कहा जाएगा सब याद रखा जाएगा, हमने प्रोटेस्ट मीटिंग्स कराए, तिरंगा रैली हमने निकाला, 1 लाख से ज्यादा लोग थे। दिखता नहीं है क्या इनको? देखिए, जब इंसान के दिमाग पर किसी की मोहब्बत गालिब आ जाती है ना, तो बस उसी में दीवाना होता है। अभी जब वाले कहते कि नून नहीं खा, नून खाएंगे, फुला जिताएंगे, ये भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, अरे कहां की जवानी, किधर की जवानी? तेरी जवानी तो तेरे बाप की जवानी बर्बाद हो गई, तेरे दादा की जवानी बर्बाद हो गई। अब ओवैसी आकर कहेगा बेटा जवानी को बचा ले ताकि तेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो। आपने नारा दिया, मैंने सुना आपकी कल की स्पीच में, नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, मजलिस को जिताएंगे, पतंग को जिताएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, होगा ये इंशाल्लाह, यही तो हम कह रहे हैं। अखिलेश यादव से दरी बिछाओ बेटा, गंगा जमुनी की बात कर देते हैं। अच्छा, आप उस सवाल का जवाब ढूंढ पाए कि आप किसकी बी टीम है? देखिए, मैं अब बढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह A+ हो चुका हूं, मेरी तरक्की हुई, मैं अपने आप को A+ कर लिया हूं। मुझे भी इतना तो तौहीन मत करिए मेरी। नहीं भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर मंगाया तो उसमें ऊपर सबसे पहले यही किसी ने लिखा है कि अरे ये तो बीजेपी की बी टीम है। ना मैं नहीं, इनसे मैं कह रहा हूं कि भैया उसको A+ कर लीजिए, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। कह रहे हैं बीजेपी के आदमी है, बीएसपी और ये दोनों। हाँ, बिल्कुल सही है कि देश के जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, हमसे 3 सीट लड़े, जिसमें हैदराबाद में जनता ने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद की जनता ने शिवसेना को हराया, और किशनगंज बिहार में हम 3 लाख वोट किए, कांग्रेस एक ही सीट जीती वहां पर। बाकी पूरे सीट पर मोदी जी 306 जीत गए। हमने जाकर कहा था क्या इन सबको ख्वाब में कि भैया दादा वोट मोदी को है? बताइए आप तो बसपा से अलायंस किए, 75% मुसलमानों ने वोट दिया। मैं वही इसीलिए कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कि आपने 75% वोट दिया, बसपा को और सपा को सिर्फ 15 जीते, अखिलेश के पास 5 जीते, बेटे, पिताजी और 3 मुसलमान हैं। फिर कहां गए आपको? मोदी जी क्यों जीते? मेरी वजह जीते, मेरी वजह जीते। नहीं, वो हिंदू वोट की वजह से जीते, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं आपको सलाम करता हूं कि आप एक वाहिद एंकर हैं जिन्होंने सच्चाई को बयान किया। ये तो सब जानते हैं, इसमें तो ऐसी कोई मैं आपको सलाम करता हूं, आपने सही अगर आप, क्योंकि अब ये मैं माफी चाहता हूं कि मुसलमानों का कोई बहुत वोट बीजेपी को मिलता है। मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या अखिलेश ये बात बोलेंगे कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला, हम हार गए? क्या मायावती बोलेगी ये बात? ये क्या जयंत चौधरी बोलेंगे कि मैं नहीं जीता इसलिए कि हमको हिंदू वोट नहीं मिला? नहीं बोलेंगे। मुसलमान को खैदी समझते हैं सर, अफसोस और गम इस बात का है, जिसका वोट नहीं मिला। तुम में इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है कि तुम बोलो। मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी मेजोरिटी कम हो गई, उनका स्ट्रांग वोट क्यों मेजोरिटी कम हुई? नहीं बोलेंगे। इनको लगता है कि मुसलमान इनका खैदी है, गुलाम है, बस उसी को डराओ और उसके बाद उसको भूल जाओ। इलेक्शन जब आता है ना, तो हमारे मुसलमान कम्युनिटी में बहुत से एजेंट्स हैं, जिसको हिंदी में दल्ले कहते हैं, बोलेंगे जिंदगी मौत का मसला है। हर मुसलमान, देखो बेटा जिंदगी मौत का मसला, इलेक्शन के बाद रोज मर, रोज कब्रस्तान को दफनाने जाओ, कोई जेल में जाओ, क्या एनकाउंटर हो जाओ, उसका कोई नहीं भूलेगा, पूछेगा उनके बारे में। यही तो मेरी लड़ाई है। जिंदगी मौत तो रोज की हमारे लिए है, सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं होती हमारे लिए। यही बात आज मुस्लिम युवा समझ रहा है इस बात को। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी हिंदू वोट से जीती और मुसलमान सारा वोट इनको गया और ये तब भी नहीं जीत पाई, ठीक है। और एक बात करेक्ट कर रहा हूं, हाँ, 6% वोट मुस्लिम्स का मिला बीजेपी को 14 में और 6% मिला 19 में। यह वाहिद कम्युनिटी है या कास्ट है जिसका वोट प्रोपोर्शनेट बीजेपी किसी से नहीं बढ़ा। दूसरे कास्ट और कम्युनिटी का इतना बड़ा
कि 14 में मोदी जी को 33% 34 मिला, 19 में आते आते वो 42 हो गया। 6% आप कह रहे हैं मुस्लिम वोट बीजेपी को मिला। अच्छा, ये Empirical data कहता है। नहीं, ये पॉलिटिकल डेटा अक्सर हम दिखाते हैं, हमने भी सर्वे किया, उसमें भी यही फिगर है 5% का। सीएसडीएस का डेटा है, मैं जो कोट कर रहा हूं सीएसडीएस का डेटा है। लेकिन लोगों को लगता है फिर ये वो कैसे मुसलमान जो बीजेपी को वोट कर देते हैं? जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। उनको कुछ दिखता होगा ना वहां। आपने सुना स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में? स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है बाद लोगों को, क्या कर सकते हो? मतलब जिसने अगवा कर रखा है, किडनैप कर रखा है, उससे मोहब्बत हो गई। नहीं, स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, यही होता है ना सर। बहुत से लोगों को स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, इलाज करने जो मुसलमान बीजेपी को वोट करेगा बुज़दिल है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है बाद लोगों को, इलाज करने की जरूरत है। और इंशाल्लाह धर्म संसद के बाद वो वही चला गया, नहीं, वो तो क्योंकि उनको मालूम। देखिए, एक बेचारा बोला कि मैं मुसलमान को छोड़कर धर्म छोड़ देता हूं, वही जेल में चला गया बेचारा। अब वो तो लग रहा है, सबको दिख रहा है कि भाई खेल क्या है अब ये। नहीं, वो लेकिन जो 5% में ऐसे तो जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो तो फिर भी जाने माने लोग हैं। डेमोक्रेसी तो 5% में तो बहुत गरीब गुरबा भी आदमी होगा। नहीं, देखिए, मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि ये एक वाहिद कम्युनिटी 14 और 19 में उनका वोट नहीं बढ़ा बीजेपी के लिए, यादवों का बढ़ गया। कोई नहीं बोलेगा, भैया नहीं बोलेंगे, फिर भी लोग बोलेंगे भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। उनका वोट बढ़ गया, जाटों का बढ़ गया। 90% जाटों ने वोट दिया 2019 में, डेटा है ये, मैं नहीं कह रहा हूं। मगर भाईचारगी होगी, और भाईचारगी कैसी होगी? हसनपुर से आरएसएस का आदमी कैंडिडेट बनेगा, प्रतापगढ़ से जो डीवाईएसपी को उसका नाम आया उस मर्डर में वो बनेगा। मगर सेकुलरिज्म की ठेकेदार आप हैं और हम A+ टीम है। नहीं, इसका उनकी मजबूरी है ये। अगर बीजेपी क्या मजबूरी है? अगर बीजेपी इस यूपी में, इस देश में ये समझाने में कामयाब हो गई कि देश में कांग्रेस ने और यूपी में सपा बसपा कांग्रेस ने, तीनों ने मिलकर मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, इसलिए हिंदुओं एक हो जाओ। आप कह रहे हैं लोग खुल के नहीं कह रहे, हम तो खुल के कह रहे हैं, ये बात पूरे चुनाव में चल रही है। ये परसेप्शन बन गया है अगर, तो मुसलमान का वोट